आप सभी को नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। मैं केएम बेनीवाल अपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी टॉपर केएम बेनीवाल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे वरिष्ठ अध्यापक द्वितीय प्रश्न पत्र सामाजिक विज्ञान के सिलेबस परिचर्चा पुस्तक सूची और रणनीति के बारे में कि हमारी क्या रणनीति हो सकती है, क्या हमारी पुस्तक सूची हो सकती है और किस प्रकार से हम तैयारी कर सकते हैं। जैसे पिछली वीडियो में हमने प्रथम प्रश्न पत्र जीके के विषय में बात की थी जो 200 अंक का होता है, और अब ये जो 300 अंक का जो सब्जेक्ट होता है एसएसटी सामाजिक विज्ञान, उसके बारे में हम थोड़ी बात करेंगे। जैसे ये आप देख रहे हो सेकेंड ग्रेड पेपर 2 सोशल साइंस वरिष्ठ अध्यापक द्वितीय प्रश्न पत्र सामाजिक विज्ञान, इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। ये जैसे पिछले मैं अगर थोड़ा मेरे परिचय के बारे में बात करूं तो पिछले 4 जो सेकंड ग्रेड है उनसे मैं जुड़ा हुआ हूं। लगातार जो 4 वैकेंसीज हुई है उनमें मैं जुड़ा हुआ हूं। जैसे ये सेकंड ग्रेड जो 2022 की वैकेंसी थी, सामान्य विभाग की, इसमें मैं खुद 100वीं रैंक के साथ में मेरा चयन हुआ था। ये आपको मार्कशीट दिख रही होगी, जैसे ये मेरा नाम है, और ये पेपर फर्स्ट में मेरे 137 नंबर है और पेपर सेकंड में 216 नंबर है। कुल 352 नंबर के बने हैं मेरे। ये इसमें मेरे 352 नंबर बने हुए हैं, जिसमें मेरी 100वीं रैंक आई थी। उसके बाद में 2022 में ये वैकेंसी आयोजित हुई थी संस्कृत विभाग की, और उस संस्कृत विभाग की वैकेंसी के अंदर भी मेरी रैंक 9 थी। ये थोड़ी कम दिख रही है, मैं अपलोड कर दूंगा। तो इसमें भी मेरी रैंक 9 थी। इसके बाद में जो 2024 में संस्कृत विभाग की वैकेंसी हुई, संस्कृत विभाग की एसएसटी की जो वैकेंसी हुई थी, उसमें भी लगभग मेरे से जुड़े हुए, मैं टेलीग्राम से या फिर अन्य माध्यमों से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लगभग सामाजिक विज्ञान में 61 पोस्ट थे, उनमें से 25 से प्लस विद्यार्थी वो चयनित हुए, वो मेरे संपर्क में थे, या तो वो फोन कॉल के माध्यम से रणनीति वगैरह बुक्स के वगैरह या टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से जुड़े हुए थे। इसके बाद में अभी रिजल्ट आया है सामान्य विभाग की जो 2024 की जो सेकंड ग्रेड है उसका, तो उसमें भी बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए हैं। अभी प्रोविजनल है, जब फाइनल आएगा तब अपन उनको आपसे रूबरू भी करवाएंगे और उनको बताएंगे कि उन्होंने कैसे पढ़ा, क्या पढ़ा। तो इसमें भी बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए हैं, और लगभग सामाजिक विज्ञान से पिछले 4 वैकेंसी से जुड़ा हुआ हूँ। तो जो मेरा अनुभव है उसके आधार पर मैं आपसे थोड़ी बात करूंगा कि क्या पढ़ना चाहिए और किस प्रकार से सिलेक्शन लिया जा सकता है। जैसे ये जो है, अब अपन थोड़ा क्या है परिचय के बारे में बात करते हैं। परिचय ये कि अभी वैकेंसी आ रखी है 12 से 18 जुलाई 2026 को 401 पदों पर वैकेंसी हो रही है। एसएसटी के 401 पद है, अच्छे पद है, एक मुकाबला करने योग्य इसमें पद है, जिसमें आप अच्छी तैयारी करते हो तो आप अपनी सीट सुनिश्चित कर सकते हो। अब इसमें क्या है कि आपको एक तो ये 12 से 18 जुलाई लगभग आपके पास में 5 महीने। अब इसमें बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने पहले भी तैयारी की थी, और बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने अभी थर्ड ग्रेड का एग्जाम देकर फ्री हुए हैं, तो वो ये चाहते हैं कि क्या 5 महीनों में हम सिलेक्शन ले सकते हैं। तो आप बिल्कुल सिलेक्शन ले सकते हैं अगर आपने पहले तैयारी की है। ऐसे नहीं सीधा फ्रेश है, कभी कोई कुछ नहीं पढ़ा है और अभी 5 महीना है, तो वो मुझे नहीं लगता है कि ऐसे सब्जेक्ट के अंदर अगर कोई मल्टी टैलेंटेड है तो करवा सकता है। बाकी पहले जिसने थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रखी है जैसे, या पहले कभी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रखी है,
तो वो अच्छी रणनीति के तहत और लिमिटेड सोर्स के तहत 5 महीनों से आराम से कवर कर सकता है। फिर दूसरी बात ये है कि सामाजिक में क्या है कि बहुत सारे ये माहौल बनाया जाता है कि इसमें क्या है, सिलेक्शन बहुत कठिन है। मेरे हिसाब से इसमें अगर रणनीति आपकी अच्छी हो, आपके पास अच्छा मैटर हो और आपके पास अच्छा गाइडेंस हो, ये तीन अगर आपके पास चीजें हैं तो एसएसटी जितना आसान सिलेक्शन किसी भी सब्जेक्ट में नहीं है। क्योंकि यहाँ पर 300 जिसके नंबर आते हैं वो लगभग चयनित हो जाता है 500 में से। आउट ऑफ 500 नंबर में से लगभग 300 नंबर आते हैं वो व्यक्ति सिलेक्ट हो जाता है। और 300 नंबर इतना कोई हार्ड आंकड़ा नहीं है, क्योंकि जैसे अगर अपन बात करें, जैसे आप यहाँ 65 सवाल फर्स्ट पेपर जीके वहां 65 करते हैं और सेकंड पेपर में 85 करते हैं, तो भी कितना हो गया 150, आपके 300 अंक हो जाते। अब फर्स्ट पेपर में 100 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से आप 65 क्वेश्चन की रेंज में होते अपन कर सकते हैं अगर रणनीति अच्छी हो। और यहाँ सब्जेक्ट में 150 में से 85 सवाल तो आप आराम से कर ही सकते हो, जब 8 सब्जेक्ट कुछ भी हो तो भी कर सकते हो। और मैक्सिमम अपने को टारगेट 330 का लेके चलना है। आपको 330 सवाल के इर्द गिर्द आपको टारगेट लेके चलना है कि जैसे यहाँ पर 100 सवाल होने चाहिए और उधर 65 सवाल अगर होंगे तो आप अच्छा स्कोर माना जाएगा। जैसे मेरे मार्क्स थे वो 352 और एक बार 362 मार्क्स थे, तो उसमें उस टाइम मेरे एसएसटी में थे वो भी अच्छे मार्क्स थे, लगभग 220 के आसपास मार्क्स से 220 नहीं सॉरी 240 के आसपास मार्क्स थे। एसएसटी में मेरे 240 मार्क्स आए थे उस टाइम, तो संस्कृत विभाग में। तो ऐसा नहीं है कि स्कोर नहीं किया जा सकता, इतना स्कोर आप आराम से कर सकते हो। बस आपकी रणनीति है वो सही होनी चाहिए, आपका मैटर है वो सही होना चाहिए, आपका गाइडेंस सही होना चाहिए। क्योंकि आप किसी एक चीज पे बाइंड हो जाओगे, जैसे किसी एक कोचिंग, एक पब्लिकेशन या उस चीज पे बाइंड होगे या किसी एक गाइड, तो वहां आप स्कोर नहीं कर पाओगे। अगर आपको पता है कि मुझे एसएसटी में कैसे क्या पढ़ना है, जैसे अभी मैं खड़ा होकर यहाँ कह दूं कि पढ़ लो, ऐसे पढ़ाई नहीं होती है। पढ़ाई के लिए कुछ चीजें हैं, रणनीति है सामाजिक में, वो आपको कवर अप करनी पड़ेगी, उन पर आपको काम करना पड़ेगा। तो ये चीजें है, तो आप 5 महीनों में काफी कुछ कर सकते हैं। अब इसकी जो सबसे पहली ये रणनीति रहती है कि इसमें छोटे सब्जेक्ट पर आप फोकस करो। ये चीज आप में अच्छी होनी चाहिए। जो 4 छोटे सब्जेक्ट है, समाजशास्त्र, लॉ, प्रशासन, दर्शन शास्त्र, शिक्षण विद्या, उन सब्जेक्टों पर आप अच्छे से फोकस करो तो आप यहाँ पर स्कोर कर सकते हैं। वैसे अपन अलग एक वीडियो बनाएंगे कि 5 महीनों में क्या रणनीति होनी चाहिए, अपना क्या टाइम टेबल होना चाहिए। आज अपन क्या है थोड़े सिलेबस की डिस्कस कर लेते हैं। तो ये बड़ी बड़ी बात है कि एसएसटी में आपको क्या होना चाहिए। अब एसएसटी के बारे में सर्वप्रथम ये बात है, एक तो आपको ये दिमाग में चीज बिठानी है कि 18 या 19 प्रश्न, जैसे 8 सब्जेक्ट है उसमें शिक्षण विद्या से 20 पूछे जाते हैं, बाकी 18 और 19। ऐसे उलझना नहीं है कि समाजशास्त्र में 18 और राजनीति 19, किसी में 18 किसी में 19। ये दिमाग में एक सवाल तक कोई फर्क नहीं पड़ता है, कभी कहीं से भी वो पुटअप कर लेता है। तो ये दिमाग में रखना है कि 18 और क्वेश्चन 19 क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब जैसे अपन अगर बात करें, पहले शुरुआत करते हैं, वो करते हैं इतिहास से। इतिहास के 18 से 19 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इतिहास में क्या है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, इसके क्या क्या सिलेबस है, नगर नियोजन, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन, प्रमुख स्थल, ये पढ़ते ही पूरी सिंधु घाटी सभ्यता पढ़नी है। वैदिक युग, सामाजिक और धार्मिक जीवन, वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था और संस्कार। यहाँ पे आपको सामाजिक और धार्मिक जीवन ही पढ़ना है, पूरा जो आर्थिक जीवन है, राजनीतिक जीवन है, वो नहीं पढ़ना है। ओनली फॉर सामाजिक और धार्मिक जीवन के जो टॉपिक है वो आपको देखना है। बौद्ध और जैन धर्म पूरे पढ़ने हैं।
मौर्य काल, जानकारी के स्रोत, राजनीतिक और प्रशासनिक विशेषताएं, राजा वगैरह और उनमें प्रशासन किस प्रकार से कार्य करता था उसके बारे में आपको देखना है। मंदिर और मूर्तिकला, ये एक नया चैप्टर जुड़ा है। गुप्त काल, शासकों की राजनीतिक उपलब्धियां, पूरे शासक पढ़ना। कला, साहित्य और विज्ञान, यहां पर ये ध्यान रखना है प्रशासन नहीं पढ़ना है, गुप्त काल का प्रशासन नहीं पढ़ना है। तो ये तो पूरा क्या है, प्राचीन इतिहास हो गया। फिर है ये जो मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास में भक्ति और सूफी आंदोलन। भक्ति आंदोलन में कौन कौन से जो संत हुए वो, और सूफी संत कौन कौन से हुए, उनके बारे में आपको अच्छी जानकारी रखनी है। फिर है मुगल काल। मुगल काल में आपको ये ध्यान रखना है, राजा नहीं पढ़ने अपने को कि भाई औरंगजेब हुआ, अकबर हुआ वगैरह, ये चीजें नहीं पढ़नी। इसने स्पेसिफिक कहा है कि मुगल जो प्रशासन है उसकी मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी, उनमें कौन से पद है, उन पद का क्या कार्य है, वो पढ़ना है। और कला और वास्तुकला, जो साहित्य है वो देख सकते हैं कला में, और वास्तुकला में उन्होंने कौन कौन से, जैसे ताजमहल वगैरह बनाया, उसका कारीगर कौन था, तो स्पेसिफिक चीजें ही पढ़नी है। फिर जैसे मराठाओं की राजनीतिक और प्रशासनिक उपलब्धियां। मराठाओं के अंदर पहले जो सिलेबस था उसके अंदर क्या था, शिवाजी केवल थे, लेकिन अब इन्होंने क्या है, पूरे मराठे कर दिए। तो अपने को पेशवा वगैरह है उनको अच्छे से जानकारी रखना है, लेकिन पॉसिबिलिटी ये है कि ज्यादातर क्वेश्चन है वो आपको शिवाजी से ही देखने को मिलेगी। तो शिवाजी को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब इसके बाद में ये आधुनिक 19वीं और 20वीं शताब्दी में राष्ट्रीय आंदोलन, जो 1857 क्रांति है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, फिर गांधी जी के जन आंदोलन है, क्रांतिकारी और उनकी गतिविधियां हैं। तो कुल मिला के आधुनिक पूरा है। आधुनिक में ये पूरा है। आपको एक चैप्टर वो जो सामाजिक और धार्मिक जो सुधार आंदोलन राजा राम मोहन राय, वो नहीं पढ़ना है, बाकी इनको आपको अच्छे से तैयार करना है। फिर है विश्व का जो इतिहास है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांसीसी क्रांति और रूसी क्रांति, प्रथम और विश्व द्वितीय, ये नया चैप्टर है द्वितीय। ये सब आपके सिलेबस में शामिल है। अब आपको क्या करना है कि इनमें आपको कैसे क्या आपको करना है। इसके बारे में थोड़ी अपन बात करते हैं कि इतिहास में अपनी क्या रणनीति होनी चाहिए। सिलेबस डिस्कशन हो गया है, सिलेबस आपको हर जगह मिल जाएगा, लेकिन इसकी क्या आप रणनीति अपना सकते हैं इतिहास के लिए। इतिहास थोड़ी जल्दी बात करूंगा क्योंकि वीडियो लंबा बन जाता है। इतिहास के लिए अपने को क्या ध्यान रखना है, पहली ध्यान चीज ये रखनी है कि आप क्लास लेने से बचें। आपको क्लासों में ज्यादा इतिहास में फंसने की जरूरत नहीं है। किसी भी टीचर की क्लास लोगे 300 के आसपास क्लास होगी, और 300 के आसपास जब क्लास होगी तो वो आपको इतनी ज्यादा क्लास लेने की जरूरत नहीं है। तो ये आपको चीज ध्यान रखना है कि क्लास लेने से आपको बचना है। दूसरा क्या है, ऑथेंटिक से बचना है। क्योंकि आप ऑथेंटिक चीजों में अगर जाओगे, जैसे प्राचीन भारत के श्रीवास्तव, फिर वर्ल्ड हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास, विपिन चंद्रा वगैरह, ये किताब अगर आप पढ़ने लग जाओगे तो आप यहीं पर फंस जाओगे, आधा आप फेल हो चुके हैं। दूसरा इसमें क्या करना है, कुछ जो जैसे प्रश्न है तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है, जैसे प्राचीन से अपने 6 प्रश्न पूछे जाते हैं और 6 प्रश्न आधुनिक से पूछे जाते हैं, तो इनको मजबूत करो। आधुनिक ज्यादा हार्ड नहीं है, प्राचीन भी इतना हार्ड नहीं है। फिर 6 और 6 12 हो गए, और 3 मध्यकाल से आएंगे 15, और 4 आएंगे वर्ल्ड हिस्ट्री से। तो इस पोर्शन को मजबूत करो। आधुनिक ज्यादा हार्ड नहीं है, और 3 मध्यकाल से आते हैं, और 4 आपके वर्ल्ड हिस्ट्री से आते हैं। तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि 12 सवाल है वो प्राचीन और मध्यकाल से, तो एक बड़ा टाइम आपके इन चीजों के लिए जाना ही चाहिए। दूसरा इसमें क्या करना है, ज्यादा ध्यान नहीं देना है।
कुछ बच्चे क्या होते हैं कि हिस्ट्री का मुझे ऐसे सोर्स बताओ कि एक भी सवाल बाहर नहीं जाए, तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आप एक नॉर्मल सोर्स पढ़ोगे ना तो भी 19 में से आप 12-13 क्वेश्चन शब्द क्वेश्चन तक कर सकते हो, और ज्यादा ही कुछ पढ़ोगे तो भी आप 15-16 ही कर पाओगे। एक दो क्वेश्चन के लिए सामाजिक जैसे सब्जेक्ट में जिसमें आपको 85 क्वेश्चन करने होते हैं, 90 क्वेश्चन करने होते हैं, 100 क्वेश्चन करने होते हैं, उसके लिए आपको क्या कर रहे हो, आप 700-800 पेज पढ़ रहे हो। और ये 700-800 पेज आपके क्या करता है, बहुत ही मतलब ऐसे हो जाता है कि जिससे आप इस चक्कर में उलझ जाते हो। और क्या करना है, लिमिटेड ही पढ़ना है, इसमें ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि पिछली बार आपको पता है कि पेपर आया था, उसमें क्या है 4-4 क्वेश्चन का उत्तर, तो जो भी इतिहास के बड़े अपने पढ़ाते उनके 4-4 उत्तर से आंसर चेंज हो गए थे, सब ऑलमोस्ट पूरे राजस्थान में इतिहास का एक भी ऐसा बंदा नहीं था जिसके 4 आंसर चेंज नहीं हुए आरपीसी की से। तो आप एक सामान्य तैयारी कर रहे हो सेकंड ग्रेड की, तब आप उम्मीद क्यों करते हो कि आप 19 के 19 क्वेश्चन है सही कर पाओगे। तो आप यहाँ इस चीज का ध्यान रखो कि आप किसी सामाजिक में सिलेक्शन लेना है तो किसी चीज में आपको लिमिटेड होना पड़ेगा, तो इस चीज का ध्यान रखना। अब आप ये कहोगे कि सर हमें ये बताओ कि हम इसका क्या सोर्स पढ़ सकते हैं, हम जो सेकंड ग्रेड में तैयारी कर रहे हैं उसमें क्या पढ़ सकते हैं। तो इतिहास के आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन है और कोई भी एक ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है और उस पर आपको रहना है। ऑप्शन क्या है इतिहास में आपके पास में, जैसे सोर्स, आप क्या सोर्स सेकंड ग्रेड के लिए, सामाजिक के लिए इतिहास में क्या सोर्स यूज कर सकते हैं। तो पहला सोर्स के रूप में अगर बात करें तो आप जैसे भारत की बात करते हैं, अपना भारत का इतिहास है उसकी बात करते हैं। जिस किसी के पास आर्य है वो तो आर्य को पढ़ सकता है, मैंने भी पढ़ी थी इसको, खुद व्यक्तिगत रूप से मैंने इसको पढ़ी है, अच्छी बुक है। थोड़े से फैक्ट है, आपको थोड़े कट करने पड़ेंगे, लेकिन आप कई की मैटर बहुत अच्छा दे रखा है। तो जिसके पास आर्य है वो तो आप आर्य को ही इसमें टॉपिक सेलेक्ट करके पढ़ना है। अब जिसके पास में आर्य नहीं है वो क्या कर सकते हैं, तो उनके पास में क्या लिमिटेड मैटर के लिए 2-3 गाइडें आती है। जैसे एक गाइड आती है रामा अवतार अड़िंग, इनकी गाइड आती है प्रताप पब्लिकेशन से। प्रताप पब्लिकेशन से करीब करीब 240 एक पेज है, मैंने खुद देखी है इसको, क्योंकि मैं बताता हूं उससे पहले देखता हूं। जब हम तैयारी कर रहे थे तब भी इनकी गाइड चलती थी, पिछले एग्जाम में भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था और इस एग्जाम में भी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है। 240 पेज है, लिमिटेड मैटर है, और अगर एक ही बुक पढ़ना चाहते हो आप इसको तो बार बार 5-10 बार एक ही बुक को पढ़ो, ये पढ़ सकते हो। इसके अलावा क्या पढ़ सकते हो, पवन भौरिया सर की बुक आती है, 210 से एक आसपास पेज है, ठीक ठाक मैटर है, देख सकते हो अगर आप देखना चाहो तो। इसके अलावा क्या पढ़ सकते हैं, गणपत जी ने सेकंड ग्रेड के सिलेबस के अंकुर बुकलेट निकाली, 450 के आसपास पेज है पूरे टोटल जो कैलियोग्राफी में लिखी हुई है। अब इसमें दिक्कत क्या है, इसकी दिक्कत ये है कि फैक्ट बहुत ज्यादा है। दूसरी दिक्कत क्या है, दूसरी दिक्कत ये है कि कॉलेज लेक्चरर और स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर मान लो को सिलेबस को ही यहां पर सीधा पुटअप किया गया है, स्पेशल सेकंड ग्रेड के लिए मेहनत नहीं की गई कि सेकंड ग्रेड की लिए बनाए, इसलिए नहीं बनाई हुई है। कॉलेज लेक्चरर में जो टॉपिक थे, स्कूल लेक्चरर में जो टॉपिक थे, उन टॉपिकों को ही यहाँ कैलियोग्राफी के रूप में टॉपिक है वहां अलग बुकलेट बना दी गई है, तो लेंथी बहुत पड़ती है। दूसरी बात, फैक्ट बहुत ज्यादा है, क्लास के बिना ये समझ में नहीं आ रहे हैं, तो ये चीजें हैं। तो मेरी तो यही सलाह है कि आप जो भी मैटर सेलेक्ट करें एक को सेलेक्ट करें। मैं तो ये कहूंगा कि आप आर्य ले लो या ये ले लो, रामा अवतार अड़िंग वाली बुक है, ये ले लो, इसको बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ोगे और यहां पर ईगो हर्ट नहीं करना है।
बहुत सारे बच्चे मेरे को मैसेज करते हैं कि सर हिस्ट्री में पूरे में से पूरी कैसे करें, या फिर मैंने हिस्ट्री बहुत अच्छी कर ली थी। आपको ये समझना होगा कि आप हिस्ट्री में 19 में से 19 करके आ गए ना, तो भी आपको 38 नंबर ही मिलेंगे। ऐसा नहीं कि आपने हिस्ट्री में ज़्यादा सही कर ली तो आपको ज़्यादा अंक मिल जाएंगे। और मैं ये कहता हूं कि हिस्ट्री से वजह आपसे चयन से वंचित नहीं रहेंगे। आप छोटे सब्जेक्ट है, उनके जो 4 अपने छोटे सब्जेक्ट है, उनके 75 क्वेश्चन आते हैं, उनमें आप स्कोर कर नहीं पा रहे हो। छोटे छोटे सब्जेक्ट है, आप बड़े सब्जेक्टों में उलझे हुए हो, और यहां पर आप क्या 1 2 3 चीजें पढ़ रहे हो, जबकि क्वेश्चन उतने ही होने हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो इन बुक्स में से आप कोई भी बुक एक सेलेक्ट करके और उसको बार बार पढ़ो, और इसमें PYQ के रूप में आप जो फर्स्ट ग्रेड के लिए कोई बुक आती है उससे आप इसके PYQ निकालो। भारतीय इतिहास के फर्स्ट ग्रेड की कोई बुक आती है उससे PYQ निकालो। इसके बाद में दूसरी जो बात आती है वो विश्व इतिहास भी है। विश्व इतिहास के लिए क्या पढ़ सकते हैं? विश्व इतिहास के लिए आपकी बुक आती है RBSc क्लास 11 में पहले बुक चलती थी, उस बुक्स को आप देख सकते हो। बहुत अच्छी बुक्स है, 5 टॉपिक है, 5 ही अच्छे तरीके से समझाई हुई है, सारणियां वगैरह दी हुई है पीछे, क्रांतियों वगैरह की कौन सी कब हुई, क्योंकि क्रम संबंधी सवाल पूछा जाता है ना कि कौन सी घटना पहले हुई, कौन सी घटना, बहुत अच्छे तरीके से दे रखी है। और इसके लिए PYQ अरविंद भास्कर की बुक आती है PYQ की। बुक्स लाओ ये जरूरी नहीं है, कोई भी बुक्स लाके उसकी PDF बना लो और 4-5 टॉपिक है उसको अच्छे से देख लो। तो वो क्वेश्चन और RBSc की बुक, इतना अगर आप कर लेते हो तो वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको बाहर देखने की जरूरत नहीं है। तो ये बात हुई अपनी इतिहास के बारे में। पहली बात, इतिहास को लिमिटेड टाइम देना है, लिमिटेड सोर्स से ही पढ़ना है। इसमें इतना ज्यादा ईगो हर्ट करने की जरूरत नहीं है कि मुझे इतना स्कोर इसके अंदर करना है। जब वो स्कोर करवाना चाहेगा तब तो आपके अच्छे खासे क्वेश्चन हो जाएंगे, और जब वो नहीं करवाना चाहेगा तब प्रोफेसरों के बीच 4-4 5-5 क्वेश्चन यहाँ से गलत हो जाते हैं, क्योंकि इतने सूक्ष्म फैक्ट हर कोई, और वो भी कहीं मिले नहीं, ये चीजें इतिहास के अंदर हुई है। तो आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबके पास में वही मैटर है। आप एक मैटर को कितनी बार पढ़ सकते हो उतना ही आप स्कोर मैक्सिमम कर पाओगे। तो लिमिटेड मैटर पढ़ो और एक गाइड लाके और इसको पढ़ लो। ऑथेंटिक के चक्कर में मत फंसो। NCERT में इसमें ज्यादा कुछ दिया हुआ है नहीं, और ना आपसे जो 12वीं क्लास की NCERT चलती है, मैं खुद पढ़ाता हूँ उसको, ना आपको इतनी ज्यादा कुछ समझ में आएगी और ना उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आए है। तो ये बात हुई अपनी इतिहास के बारे में। अब अपन बात करते हैं, अगला पोर्शन है वो भूगोल। भूगोल में भी वही बात है, 18 से 19 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब भूगोल के अंदर 3 भाग है। भूगोल के अंदर अपने 3 भाग है। पहला है जो विश्व का भौतिक भूगोल कह सकते हैं अपन, भौतिक भूगोल, भारत भूगोल और राजस्थान का भूगोल। अब जैसे पृथ्वी की गतियां, उनके प्रभाव, अक्षांश, देशांतर, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति, अनाज साधन, नया टॉपिक जुड़ा है, भूकंप और ज्वालामुखी, वायुमंडल संरचना और संगठन, विकिरण, वायुदाब, पेटियां, पवने, आर्द्रता, नया चैप्टर जुड़ा है, और वर्षण, महासागर स्थलाकृति और तापमान और लवणता, नया चैप्टर जुड़ा है, महासागरीय धाराएं और ज्वार भाटा, ये चैप्टर पहले ही थे। तो ये विश्व भूगोल के चैप्टर है। अब विश्व भूगोल के अंदर ये जो भौतिक भूगोल है, इसके 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। 18-19 सवाल आते हैं, उनमें से 10 प्रश्न इसके पूछे जाते हैं। तो ये पोर्शन आपको अच्छे से तैयार करना जरूरी है। फिर जैसे भारत भूगोल है, भौतिक विशेषताएं, अपवा तंत्र, जलवायु, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति, जैव विविधता, कृषि, उद्योग और जनसंख्या। फिर राजस्थान भूगोल, भौतिक विशेषताएं, अपवा तंत्र, जलवायु, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति, कृषि, खनिज, उद्योग, जनसंख्या, विशेषताएं, परिवहन और व्यापार। ये अपना बड़ा बड़ा क्या है, भूगोल का सिलेबस है। अब अपन बात करेंगे कि भूगोल के लिए क्या पढ़ सकते हैं, इसके लिए हमारी पढ़ने की क्या रणनीति होनी
चाहिए। भूगोल को जब भी पढ़ो इसको 3 भागों में बांट लो। पहला पढ़ो भौतिक भूगोल। दस प्रश्न पूछे जाते हैं। ये चीजें क्या है, आपके दिमाग में रहनी चाहिए। जब दिमाग में रहेगी कि भौतिक भूगोल 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब भौतिक भूगोल के लिए सर हम कहां से इसको पढ़ सकते हैं, इसके क्या सोर्स हो सकते हैं। तो जैसे इसके सोर्स की अगर बात करें तो आप इसको क्या है, ये समझ आधारित सब्जेक्ट है। यहां पर आपको समझना जरूरी है। अगर आप समझोगे नहीं तो आप स्कोर नहीं कर पाओगे। तो समझ के लिए आपको क्या करना है, आप किसी क्लास देख सकते हो, जैसे गणपत जी नशा पढ़ा रखे हैं या फिर कुलदीप यादव सर है, उन्होंने भी अच्छा पढ़ा रखा है। और इसके अलावा प्लस में कोई भी बढ़िया टीचर भूगोल को आपको लगता है, क्योंकि मेरी तो लिमिटेशन है, मैं कितना जानता हूं, आप ज्यादा कुछ जानते होंगे, आप जिस एरिया, जिस टीचर, जिस फील्ड से जुड़े जानते होंगे, तो जिससे आपको समझ में आए उनसे पढ़ लेना है। जैसे मैं की बात करूं तो मेरे हिसाब से गणपत जी इसका बेस्ट विकल्प है। अच्छी पढ़ाते हैं ज्योग्राफी और उनके नोट्स बहुत अच्छी भाषा में लिखे हुए हैं। कुलदीप यादव सर भी फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी में पढ़ाते, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो ये पढ़ लो। इसके साथ में एक बुक आती है, वो आपको हमेशा पास में रखनी है, 11वीं क्लास की बुक है, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत एनसीईआरटी की बुक है। और इससे क्या है, ये पास में रहनी चाहिए। इसमें लगभग अपने सिलेबस में वो सब चैप्टर इसमें शामिल है। तो आपको क्या है, जैसे कोई टॉपिक पढ़ा, जैसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ा आपने, अगर पृथ्वी की आंतरिक संरचना आपने मान लो पढ़ा, तो वो चैप्टर आपको क्या है कि यहां पर इस एनसीईआरटी के अंदर भी है, तो वहां आपको देखना है, क्योंकि कई बार इसकी लैंग्वेज पूछी जाती है। अब इसके पीवाईक्यू, इसके मैं पीवाईक्यू के लिए पीवाई कहूंगा फर्स्ट ग्रेड की। अब बहुत सारे बच्चे दूसरी जो बुक्स होती है उनके बारे में आपको कहेंगे कि ये ले आओ वो ले आओ, बट बुक्स में उनमें क्या है कि सेकंड ग्रेड के लिए जो स्पेशल निकालते हैं वो मेहनत नहीं है वहां पर की हुई, कॉपी पेस्ट और कहीं से करके दे दिया। आप फर्स्ट ग्रेड के अपने से थोड़ा ऊपर लेवल रखो, ताकि आपको जो क्वेश्चन आएगा, जैसे फर्स्ट ग्रेड और कॉलेज लेक्चर में क्वेश्चन आया हुआ है पृथ्वी का आंतरिक संरचना का, अगर वो आप सॉल्व कर लेते हो, अगर सॉल्व नहीं हो रहा, मान लो आपने नोट्स पढ़ रहे हो, उससे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो उससे लिखो। ऐसी 2-4 चीजें आप नोट्स को अपडेट करते रहो, तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप मजबूत हो जाएगा। तो ये चीजें आपको इसके अंदर थोड़ी ध्यान रखनी है कि फर्स्ट ग्रेड की जो बुक आती है, जैसे फर्स्ट ग्रेड की कोई भी बुक आए, उसके ले आओ पीओआईक्यू बुक ले आओ। बुक लानी जरूरी नहीं है, बुक लाके बुक डिपो पर जाके पीडीएफ बना लो, बहुत सारे ऑप्शन है, फोटोकॉपी करवा लो, दूसरे दिन बुक डिपो वाले को वापस दे आओ। ऐसा एक जानकार बुक डिपो वाले को रख लो जो ऐसी चीजों में काम आते हैं। मैं इन चीजों में थोड़ा एक्सपर्ट ही हूँ कि मैं इसी प्रकार से इनको, हर बुक्स जो बताते हैं वो लानी जरूरी नहीं है, कुछ बुक्स होती है। अब कुछ बच्चे ये भी कहेंगे कि इसकी पीडीएफ दे दो, 11वीं की भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, जब 40 रुपए में बुक मिल रही है तो उस बुक्स को ओरिजिनल लाके पढ़ो। हर चीज की पीडीएफ की कीमत, पीडीएफ वही काम की है जो मतलब अवेलेबल नहीं हो। तो ये भौतिक भूगोल के लिए आपकी ये रणनीति होनी चाहिए। अब है भारत भूगोल। भारत भूगोल के लिए क्या रणनीति नहीं, भारत भूगोल के लगभग यहां पर 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब भारत भूगोल के लिए क्या रणनीति हो सकती है, तो भारत भूगोल के लिए आपको ये कहूंगा कि आप यहां पर क्या है, जो भूगोल सब्जेक्ट है, एसएससी सब्जेक्ट है, उसको थोड़ा लोड कम करो। तो इसका लोड हम कैसे कम कर सकते हैं, तो फर्स्ट पेपर से अलग टॉपिक आपको यहाँ तैयार करने। फर्स्ट पेपर में जो अलग टॉपिक है उनको आप यहां से तैयार कर लो,
बाकी टॉपिक है उनको फर्स्ट पेपर में ही तैयार कर लो। जैसे जो सिलेबस देखा था उसमें जैसे भौतिक विशेषताएं, जलवायु, अपवाह तंत्र, प्राकृतिक वनस्पति, जैव विविधता, ये सब तो फर्स्ट पेपर में है, तो उसको वहां तैयार करो अच्छे से। इससे अलावा एक्स्ट्रा जो चैप्टर बचते हैं, जो एक्स्ट्रा चैप्टर बचेंगे, जैसे ये भौतिक विशेषताएं, अपवाह तंत्र, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति और जैव विविधता, ये है। अब ये चैप्टर नहीं है, ये चैप्टर फर्स्ट पेपर में नहीं है, तो इन चैप्टरों को इस पोर्शन में तैयार करो। यहां सिर्फ 4 चैप्टर ही पढ़ो, और इनके लिए क्या पढ़ सकते, कोई भी नोट्स पढ़ लो, थोड़ा अपडेट रहना पड़ेगा। यहाँ कृषि में थोड़ा अपडेट, और जैसे उद्योग है तो यहाँ तो अपडेट की ज्यादा जरूरत नहीं, नोट्स पढ़ लो, या जो परीक्षा वाणी की बुक आती है उससे 3 चैप्टर देख लो। तो यहाँ क्या होगा कि ये फर्स्ट पेपर में अच्छे से तैयार करोगे तो यहाँ इन टॉपिकों को बहुत अच्छे से पढ़ पाओगे, इस पोर्शन को अच्छे से पढ़ पाओगे। नहीं तो यहां से शुरू करोगे, वापस यहाँ पढ़ना पड़ेगा। तो ये पढ़ो, प्लस PYQ वही है कि फर्स्ट ग्रेड में जो आई हुए हैं, कोई बुक्स फर्स्ट ग्रेड में सिलेबस में सब टॉपिक है, तो वहां से इसको PYQ निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से राजस्थान का भूगोल है, तो ये राजस्थान के भूगोल में ये चैप्टर सब शामिल है। जैसे राजस्थान का भूगोल है, तो राजस्थान के भूगोल को अगर देखो, इसके भी 4 क्वेश्चन सब्जेक्ट में पूछे जाएंगे, लेकिन चैप्टर तो वही, चैप्टर तो फर्स्ट पेपर में है, तो इसको पूरा ही फर्स्ट पेपर में डाल दो। जैसे 2 टॉपिक 3 टॉपिक बचते हैं, जैसे एक बचता है मृदा, खनिज और परिवहन और व्यापार। ये चैप्टर बचते हैं, तो इन 3 चैप्टरों को इसके अंदर ले लो और उसको पढ़ डालो। अब मृदा है, खनिज में क्या करना है, खनिज आपको कैसे पढ़ना है राजस्थान में, ओनली फॉर PYQ। जैसे दिशा की PYQ बुक आती है, उसमें जो जो खनिजों के स्थान पूछे गए वो आप एक पेज में लिख दो। जैसे भाई सोना है, उसके राजस्थान में कौन कौन से स्थान है, या अभ्रक है उसके कौन कौन से स्थान है, तो जो आए हुए क्वेश्चन है उनको आप लिख के और याद कर लो। बाकी कई बुक्स में मैंने देख रखा है 200 स्थान लिख रखे हैं एक खनिज की, संभव नहीं है, इतना ना याद होता है। और SST जैसे सब्जेक्ट में खनिजों के अंदर फंसने की ज्यादा जरूरत नहीं। मैंने क्या किया, PYQ दिशा के अंदर जितने भी स्थान आ रखे थे वो आओगे तो कभी ऑप्शन मिलने वाला होगा तो वो मिल जाएगा, और ऐसा कोई नई खान पूछ ली तो न तो अपन को याद होगी और न अपन याद कर पाएंगे। परिवहन और ये व्यापार वाला ये भी चैप्टर आसान है। तो इसके अंदर भूगोल के अंदर जो बेस्ट रणनीति है वो यही है, भूगोल के अंदर यही है कि पहले भौतिक भूगोल पढ़ो, और उसके बाद में क्या करो, भारत भूगोल में जो फर्स्ट पेपर में अलग चैप्टर है वो पढ़ लो, और राजस्थान वाला अलग टॉपिक है, वो फर्स्ट पेपर से अलग टॉपिक है, उसको याद करो। इसका आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, सब्जेक्ट पर लोड कम होगा, सब्जेक्ट पर लोड है वो कम हो जाएगा। आप फर्स्ट पेपर में कुछ पार्ट पढ़ लोगे तो यहाँ भौतिक भूगोल को बहुत अच्छे से कर सकते हो, और अलग चैप्टर है इनको भी टाइम दे पाओगे। नहीं तो क्या करें, राजस्थान जो भूगोल है उसको वहीं पढ़ रहे हो और यहाँ वापस आके पढ़ रहे हो, तो जो लास्ट चैप्टर आते हैं तब तक आप तो थक जाते हो उसको, या फिर जो भारत के उद्योग कृषि है यहाँ तक आते हो तब तक इसको आप काफी थक जाते हो और इन चैप्टरों को अच्छे से तैयार नहीं कर पाते हो। तो ये रणनीति आपके भूगोल के अंदर होनी चाहिए। मेरे हिसाब से ये रणनीति आपकी अच्छी रणनीति हो सकती है। अब अपन बात करेंगे अर्थशास्त्र की। अर्थशास्त्र में भी वही बात है कि 18 से 19 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इसमें चैप्टर क्या है, मांग और पूर्ति की मूल अवधारणाएं, राष्ट्रीय आय, अर्थ अवधारणाएं और मापन, आर्थिक वृद्धि और विकास, मृदा अर्थ और कार्य, मुद्रा आपूर्ति के पैमाने, केंद्रीय और वाणिज्यिक बैंकों के कार्य,
मुद्रास्फीति, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, बहुलक वगैरह ये गणित के चैप्टर वो, भारतीय अर्थव्यवस्था का वर्धित क्षेत्रीय योगदान, भारत में आर्थिक सुधार, गरीबी और बेरोजगारी, अर्थ मापन कार्यक्रम और नीतियां, भारत में स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव विकास और सतत जो लक्ष्य है विकास के वो यहाँ पूछे जाते हैं। तो यहाँ क्या है, जो ये जैसे जो चैप्टर है इसको अपन क्या कर सकते हैं, पहली बात तो ये है कि ये पूरा सब्जेक्ट है वो समझने वाला है, और दूसरी बात है कि 100% आपको किसी टीचर की हेल्प लेनी पड़ेगी। ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि ये जो चैप्टर है इनके लिए आपको क्या किसी भी टीचर्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। अब क्या है इसमें कि टीचर्स के हमारे पास में कौन से बेहतर उपलब्ध है, कि कौन सा अच्छा टीचर्स है जिनसे हम पढ़ सकते हैं। तो वर्तमान में जो सेकंड ग्रेड है इनके लिए जो ऑनलाइन में अच्छे टीचर्स की अगर बात करें तो एक तो गणपत जी है प्लस एक अनिशा है। दोनों ही 21 के 21 है, कोई भी 19-20 नहीं है। मैम भी ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और गणपत जी भी इकोनॉमिक्स को बहुत अच्छा से पढ़ाते हैं, एक आसान लैंग्वेज के अंदर आपके समझ विकसित करते हैं। और मैम भी बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, बुक्स वगैरह भी इनकी आती है और ऑनलाइन कोर्स वगैरह भी चलते हैं। आप इनको देख लेना कि कहाँ ये मिल सकता है, तो उससे आप क्या है जुड़ सकते हैं। अब क्या है, यहाँ पर थ्योरी अच्छे से पढ़नी है। आप किसी भी टीचर से जुड़ जाते हो तो जुड़ने के बाद में उनके आप थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ी, ऐसे नहीं कि आप किसी और के नोट्स भी देख रहे हो और पढ़ किसी और से रहे हो, तो वो आपको चीजें समझ में इकोनॉमिक्स में नहीं आएगी। यहाँ आप किसी भी टीचर से जुड़ो और उसकी थ्योरी बहुत अच्छे से करो, और थ्योरी अच्छे से करने के बाद में आप में धीरे धीरे क्या हो जाएगी, समझ विकसित हो जाएगी। और जब थ्योरी और इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो तब आप क्या रखो, ये गाइड रखो। क्योंकि गाइड क्यों, गाइड इसलिए क्योंकि क्लास की एक लिमिटेशन होती है, और ये जो चैप्टर जुड़े हैं नए, या फिर ये जो भारतीय इकोनॉमी वाले चैप्टर है, यहाँ पर बहुत ज्यादा जैसे कुछ योजनाएं या फिर फैक्ट पूछे जाते हैं, तो उनके लिए आपको एक गाइड की जरूरत होती है। और मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट जो गाइड है वो उर्मिला ताखर मैम की आती है, जो खुद स्कूल लेक्चरर है 3rd रैंक से। आप सर्च कर लेना इनकी कौन सी पब्लिकेशन से अब बुक आएगी, पहले और पब्लिकेशन था, अब शायद किसी और पब्लिकेशन से बुक आएगी, जो भी आएगी तो उनको आप गाइड ले लेना, क्योंकि ये खुद अभी जुड़े हुए हैं, एपी की तैयारी कर रहे थे, शायद एपी में इंटरव्यू वगैरह भी इन्होंने दिया है, रिजल्ट आया पता नहीं, बट ये खुद अभी इस फील्ड से जुड़े हुए। तो पहले तो आप इसको करो अच्छे से, या किसी टीचर से जुड़ जाओ, आप गणपत जी से जुड़ जाओ अगर इनका कोर्स मिलता है। अगर आप लगता है कि इनका अलग कोर्स नहीं मिल रहा है तो अनीशा मैम से जुड़ जाओ, कोई फर्क नहीं है। अनीशा मैम भी बहुत लंबे टाइम से 15-20 साल से भी जुड़े हुए हैं इस फील्ड से, तो आप इनसे जुड़ जाओ। और इनकी जो नोट्स देते हैं या फिर आपको क्लास के अंदर जो लिखवाते हैं उन चीज़ों को आप बार बार रिवीजन करो। और इसके बाद में आपको क्या तीसरा होता है PYQ या अभ्यास के लिए, तो इसमें अनीशा मैम की बुक आती है, वो आप इससे अभ्यास कर लो। तो ये मैटर के रूप में एक टीचर से जुड़ जाओ, उसके अच्छे से नोट्स पढ़ो, और फिर क्या करना है, ये गाइड ले आओ और उस गाइड में क्या पढ़ना है ये मैं आगे बताऊंगा, और फिर आप इसके PYQ निकाल सकते हैं। तो ये बात है। अब जैसे अब अपन बात करते हैं अर्थशास्त्र के बारे में कि अपनी रणनीति क्या हो सकती है। चलो ये तो बात हो गई कि टीचर से पढ़ लिया वगैरह, ये सब पढ़ते हैं कौन पढ़ते हैं, सब गाइड सब पढ़ते हैं, किसी टीचर से सब पढ़ते हैं, नोट्स सब बनाते हैं, PYQ भी निकाल लिए, लेकिन अपनी रणनीति जब कोर्स पूरा हो गया तो अपनी रणनीति क्या होनी चाहिए। तो आपको मेन दिक्कत ये है कि पढ़ना कैसे, इकोनॉमिक्स को पढ़ना कैसे है। तो इकोनॉमिक्स से समझ में मेरी ये रणनीति है कि आप इकोनॉमिक्स को 2 भागों में बांट लो।
आप इकोनॉमिक्स क्या करो, दो भागों में इसको बांट लो। ये पहला भाग और ये क्या करना है, इसका दूसरा भाग। अब ये पहला और दूसरा भाग क्या है? पहला भाग है थ्योरी और दूसरा भाग है जो पढ़ने वाला, रटने वाला। सिलेबस को कितने भागों में बांट लो? दो भागों में बांट लो कि पहला ये है थ्योरी और दूसरा ये है जो रटने वाला और समझने वाला। अब जैसे कुछ चैप्टर है, अपन जैसे उदाहरण लें मांग और पूर्ति, राष्ट्रीय आय, मुद्रास्फीति, या फिर जैसे मान लो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, ये चैप्टर है जितने भी, ये चैप्टर सब क्या है, समझने वाले। यहां आपकी अगर समझ होगी तो ही काम आएगी। अगर क्वेश्चन थोड़ा भी घुमाता है वो, तो आपको वहां क्या डायग्राम वगैरह बनाना पड़ेगा कि मांग ऐसे बढ़ी, पूर्ति ऐसे हुई, मांग में ये विचलन हुआ, ये चीज हुई। तो ये सब चीजें समझने वाली। राष्ट्रीय आय है, उसने फॉर्मूला गया कि ये शामिल है, एनएनपी क्या है क्या नहीं है, तो ये चीजें हैं। या फिर मुद्रास्फीति है, मुद्रास्फीति कब घटी कब बढ़ी, क्या इसका फर्क पड़ेगा, तो ये सब चीजें क्या समझने वाली है। तो ये एक पोर्शन इसको आप जैसे इकोनॉमिक्स को रोज 2 घंटे देते हैं, तो 1 घंटा इसको दो रेगुलर। और फिर दूसरा जो पोर्शन आता है उसमें जैसे अपने आर्थिक वृद्धि विकास, ये चैप्टर तो इसमें ही है, राष्ट्रीय आय में आर्थिक वृद्धि और विकास आ जाएगा। इसके अलावा जैसे बेरोजगारी है, गरीबी है। अब इसमें कोई समझने वाली कुछ ज्यादा चीज है नहीं। बेरोजगारी और गरीबी में या तो आंकड़े पूछेंगे या इनके प्रकार पूछता है, या फिर जैसे और भी चैप्टर है जैसे योजनाएं है भारत में। इसके अलावा जो भी चैप्टर है 1 घंटा रोज। अब जैसे जो मान लो इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट है, तो मैं सुबह के टाइम इसको प्रेफर करता था, क्योंकि सुबह के टाइम आपका माइंड एकदम फ्रेश होता है और इससे आप आसानी से समझ सकते हैं। तो मैं क्या करता था, 1 घंटा तो थ्योरी पढ़ता था। जैसे मान लो मांग का आपको 7-8 पेज पढ़े, 1 घंटे के बाद में क्या है, माइंड पूरा थक जाता था। इकोनॉमिक्स में इतनी चीजें आपको मांग और पूर्ति, उनको 1 घंटा पढ़ो, फिर ये रटने वाले चैप्टर पर आ जाओ, 1 घंटा इसको पढ़ लो। तो ये दोनों भाग आपके साथ साथ में चलते रहेंगे, समझने वाले भी चलते रहेंगे और रटने वाले भी चलते रहेंगे। और इसमें आपको क्या लेनी है, गाइड। इसमें आपको गाइड लेनी है। जैसे अपन इसकी अगर बात करें, जैसे ये चैप्टर है, मान लो जैसे ये मांग, राष्ट्रीय आय, या मुद्रा को भी ले लो, केंद्रीय बैंक को भी ले लो, मुद्रास्फीति को ले लो, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप ले लो, ये चैप्टर है ना, ये क्या थोड़े समझने वाले चैप्टर है। तो इसको आप क्या करो, 2 भागों में बांट लो अपने रूटीन का, कि मैं 2 घंटा इकोनॉमिक्स को देता हूं, 1 घंटा इसको और एक। अब ये है जैसे भारत में स्वास्थ्य और शिक्षा, इसमें क्या योजनाएं पूछी जाएगी। तो किसी भी टीचर की क्लास की एक लिमिट होती है, वो कितनी योजनाएं आपको करा पाएगा, और एक भी अगर डाटा सूख गया तो आप वहां फंस जाओगे। या फिर ये जो मानव विकास है, सतत विकास लक्ष्य है, गरीबी बेरोजगारी है, आर्थिक सुधार है, एलपीजी वगैरह, वो भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि, ये अपने फर्स्ट पेपर में भी है। इकोनॉमिक्स से जो 5 सवाल आते हैं वहां है, तो वहां अपन को बेनिफिट मिल जाएगा। तो इन चीजों को आप, ये जैसे अंकगणितीय माध्यम, माध्यिका और बहुलक, ये भी आप अगर आपने पढ़ी, किसी टीचर से जुड़ते हो, नहीं तो यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर्स पढ़ते हैं। इसको इकोनॉमिक्स की वे में पढ़ना है, मैथ की वे में पढ़ोगे सवाल गलत हो जाएगा। कई बार या क्या है, समझ वाला वो सवाल पूछे जाते हैं, जैसे समंक है वगैरह है, क्या है। तो यहाँ आप इनसे जो भी टीचर बताए हैं, इनका आप यूट्यूब पर सर्च करोगे तो भी मिल जाएंगे। तो ये आपकी रणनीति होनी चाहिए। दोनों भाग को समय दो, प्रॉपर टाइम दोगे, आपका इकोनॉमिक्स मजबूत हो जाएगा। अब जो अगली बात करते हैं, वो करते हैं अपन राजनीति विज्ञान के बारे में, कि राजनीति विज्ञान में अपने सिलेबस में क्या क्या चीजें शामिल है। तो राजनीति विज्ञान के जैसे इसके भी 3 भाग अपन कर सकते हैं। 3 भाग कैसे, एक तो है थ्योरी,
एक है संविधान और दूसरा अपन इसको कहते थे अन्य। अन्य का मतलब है IR है, राज्य व्यवस्था है वगैरह, वो सब शामिल है। अब इसमें क्या है, थ्योरी में क्या चैप्टर शामिल है, तो अगर थ्योरी की बात करें तो अपने पास में पारंपरिक, आधुनिक और समकालीन दृष्टिकोण पहले भी पढ़ते, थोड़ा समकालीन दृष्टिकोण से व्यू से देखा जाता है। राजनीतिक अवधारणाएं, राज्य, संप्रभुता, अधिकार, स्वतंत्रता, समाज, न्याय, शक्ति, सत्ता और वैधता, ये सब चैप्टर है वो थ्योरी के है। फिर भारतीय संविधान, मौलिक अधिकार, राज्य के निधित्व, मौलिक कर्तव्य, संशोधन प्रक्रिया और प्रमुख कौन कौन से संविधान संशोधन हुए, केंद्र और राज्य सरकारें पूरी शामिल है। फिर जैसे भारत में दल प्रणाली, पहले अपने फर्स्ट पेपर में था, अब इसको सेकंड पेपर में शामिल कर लिया। दल प्रणाली का मतलब आजादी से लेकर अब तक क्या क्या दल हुए थे वगैरह, उनका। भारत में लोकतंत्र की चुनौतियां, इसमें जैसे भारतीय लोकतंत्र में क्या क्या चुनौतियां, भाषा की है, जाति की है, इसके अलावा जो राष्ट्रीय एकता की है या पर्यावरण की है, तो कौन कौन सी जो चुनौतियां हैं वो है, उनके बारे में आपको पढ़ना है। पंचायती राज और शहरी स्थानीय विकास फर्स्ट पेपर में भी है। विदेश नीति, पड़ोसी देशों संबंध फर्स्ट पेपर में भी है। ये भारत की भूमिका, ये अच्छे से संयुक्त राष्ट्र संघ, G7, G20, ब्रिक्स और क्वाड, ये सब पूरे चैप्टर शामिल है। तो इसको क्या करना है, अच्छे से अपने को देखना पड़ेगा कि राजनीति विज्ञान को कैसे पढ़ना है। राजनीति विज्ञान में मैंने आपको कहा था इसके भी 3 भाग आपको करने, थ्योरी, संविधान और अन्य। SST सब्जेक्ट को आप जितना कम रखोगे उतना आपका बेहतर रीजन होगा। मेरे अच्छे मार्क्स आने के पीछे रीजन ये था कि मैंने इनको क्या है, जो फर्स्ट पेपर में चैप्टर थे उनको वहां पढ़ा, ताकि क्या मेरे ऊपर एक भार कम होता गया कि पॉलिटिकल साइंस का मैं 5-7 दिन में रिवीजन कर लेता था। जैसे इकोनॉमिक्स है उनको 2 भागों में बांट लिया, हिस्ट्री है वो मैंने एक ही सोर्स रखा, भूगोल है तो उसमें भौतिक भूगोल मेरे यहाँ था, लेकिन बाकी चैप्टर जो भारत के भूगोल में थे तो वह मैंने रखे। तो ये रणनीति आपके लिए होनी चाहिए। बाकी सिलेबस डिस्कस, बुक लिस्ट हर कोई बता देता है, इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये चीजें आपको वही बताएगा जो SST सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है। आप क्या है, हर किसी को अगर सिलेबस डिस्कस वगैरह ये तो चीजें आपके पास में है, आपको क्या रणनीति रखनी है। अगर आप रणनीति फॉलो करते हो तो आप अपने खुद के अंदर बदलाव देख सकते हैं। जैसे राजनीति विज्ञान के जो थ्योरी का चैप्टर है, तो इसके लिए मैं आपको ये कहूंगा कि आप किसी भी टीचर्स की हेल्प लो। आप किसी भी टीचर्स की हेल्प ले सकते हो और उन्हीं को नोट्सों को बार बार पढ़ो। आपको क्या करना है, उन्हीं नोट्स को क्या करना है, बार बार पढ़ना है। अब आप मुझे ये पूछोगे कि टीचर्स के रूप में किसकी हेल्प ले सकते, तो मेरा तो व्यक्तिगत ये सुझाव है कि डॉक्टर कांतराज जी पुनिया सर है, तो एसोसिएट प्रोफेसर है और पिछले लगभग 10-15 सालों से पढ़ा रहे हैं, 15 साल मान लो आप। और जिस प्रकार के थ्योरी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें आप ये सोच रहे हो कि मैं नोट्स पढ़ के इसको रट लूंगा, तो संभव नहीं है। इसके अंदर आपको एक समझ विकसित करनी ही पड़ेगी। आप जब तक समझोगे नहीं कि स्वतंत्रता क्या है, तब तक आप इसको कितना ही पढ़ो, इससे कुछ भी रिजल्ट नहीं निकलना है। तो आप क्या करो, किसी भी टीचर से जुड़ जाओ, और एक टीचर से यहाँ जुड़ सकते हो। इसमें ध्यान ये रखना है कि हर किसी टीचर से जुड़ोगे तो आपकी जैसे कोई स्लाइड लाके पढ़ा रहा है कि स्वतंत्रता ये होती है, स्वतंत्रता, उससे कुछ समझ में नहीं आना है, ना क्वेश्चन कर पाओगे, क्योंकि एग्जामिनेटर अगर क्वेश्चन को घुमाएगा तो आप वहां पर मात खा जाओगे। तो यहाँ समझो। दूसरे क्या है, जो नए लोग हैं अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन समझ विकसित नहीं कर पा रहे। जैसे परसों मैंने किसी का देखा था, पुराना सिलेबस ही चर्चा कर रहे थे। अब उनको जब ये भी नहीं पता है कि सेकंड ग्रेड का सिलेबस चेंज हो गया है, सेकंड ग्रेड में ये चीजें हैं,
वो उससे जुड़े हुए ही नहीं है, तो उन चीज़ों से आप जुड़ोगे ना तो आपको नुकसान होगा। अब यहाँ आप मुझे कहोगे कि आप उसकी बुक सजेस्ट नहीं की, उस टीचर्स का नाम नहीं लिया, उस टीचर्स का, मुझे उस चीज़ से कोई मतलब नहीं। मैंने जो तैयारी के दौरान पढ़ा, अभी मुझे लगता है कि ये इस फील्ड में काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, तो उसका नाम मैं ले लेता हूँ कि मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपके साथ में धोखा नहीं होना चाहिए। उनके जो, क्योंकि सीरियस तैयारी करने वाले स्टूडेंट होते हैं वो होते हैं 20,000, एसएस टीम फॉर्म भरते हैं 4.5 लाख। उनके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो 4.30 लाख है ये सबको पैसे देते हैं, उनका अच्छे से चल रहा है, देने भी चाहिए। जब कोई मेहनत कर रहा है तो उसको उनको मेहनत वाला मिलना चाहिए। लेकिन ये जो 20,000 लोग हैं मेहनत करने वाले, उनके लिए ये है कि मुझे कोई ये फर्क नहीं पड़ता है कि कौन अच्छा काम जिस फील्ड में करेगा, उसकी अच्छी किताब है, वो अच्छी मेहनत करेगा अगली बार तो उसकी किताब सजेस्ट कर देंगे। तो इसमें ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसमें क्या आपको PYQ के रूप में वही फर्स्ट ग्रेड में, जैसे खान सर है, यूनुस खान, पटना वाले खान ने, यूनुस खान सर है, उनकी एक बुक्स आती है थ्योरी की ऑब्जेक्टिव टाइप में, वो बुक्स ले लो और इन्हीं नोट्सों में उसको क्वेश्चनों को ऐड करते रहो। अब कुछ बच्चे क्या है, सीधे नोट्स देखते हैं कि क्वेश्चन लाइन टू लाइन आया हुआ है, थ्योरी में नहीं आएगा, नहीं आएगा। थ्योरी में लाइन टू लाइन क्वेश्चन नहीं आएगा, आपकी समझ है वो वहां पर काम करेगी। और उस समझ के सारे, आप मान लो थ्योरी के 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 100 से 7 क्वेश्चन, तो आप 4 या 5, 3 इस रेंज में आप जा सकते हैं। 100% आप थ्योरी में नहीं कर पाओगे, क्योंकि इस बार सेकंड ग्रेड के पेपर आए तो हम असिस्टेंट प्रोफेसर तैयारी करने वालों की भी हवा नहीं लग रही थी। तो वहां ये बेईमानी है कि आप इसके लिए 500-700 पेज के नोट्स पढ़ रहे हो। अब बुक्स पढ़ना चाहते हो तो ओपी गाबा या पुखराज जैन, किसी को बुक्स ही पढ़नी है, इन 2 बुक्स में से एक बुक्स ले आओ और पढ़ लो। और नोट्स पढ़ो, उसमें PYQ टॉपिक वार ऐड करते रहो और जो पढ़ते हो उसी को बार बार पढ़ो। ज्यादा 400-500 पेज नोट्सों में जाने की जरूरत नहीं है, इतने फैक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। और ऑथेंटिक के चक्कर में तो फंसना ही नहीं। मैं खुद राजनीति विज्ञान से नेट सेट हूं, तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ऑथेंटिक बुकों की बहुत जानकारी, रामास्वामी वगैरह, ये ले लो, VP वर्मा ये ले लो, या थ्योरी में जो भी बहुत अच्छी बुक चलती है मैं कह सकता हूँ आप वो ले आओ, एंड्रयू हेवुड ले आओ, आपके काम की नहीं है। आपको सेकंड ग्रेड बढ़ना है तो चीज़ों को अच्छे से रणनीति के तहत चलना पड़ेगा। इसके बाद अगर बात करें संविधान, तो संविधान में आपकी क्या रणनीति है? संविधान में ये होनी चाहिए कि फर्स्ट पेपर के अलावा टॉपिक, फर्स्ट पेपर के अलावा जो टॉपिक है उनको आप या पढ़ना है। जैसे संविधान संशोधन है, भारत में दंड प्रणाली है, लोकतंत्र की चुनौतियां है, ये चैप्टर यहाँ पर आपको पढ़ लेने हैं। बाकी क्या है, फर्स्ट पेपर में ही पढ़ो। मूल अधिकार है, यहाँ पढ़ के क्या करोगे, फिर फर्स्ट पेपर में एक जगह पढ़ो। फर्स्ट पेपर में आप टाइम देते हो, आगे अपन एक वीडियो बनाएंगे उसमें ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या अपना टाइम टेबल होना चाहिए SST के लिए, किस सब्जेक्ट को किस टाइम आपको पढ़ना है, कितना उसको टाइम देना है। उसके बारे में आपका अगर बढ़िया रेस्पॉन्स रहा ना तो आगे सेकंड ग्रेड के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे। और अगर आपका रेस्पॉन्स नहीं रहता है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, क्योंकि 20,000 में से 401 जन लेने, 4.5 लाख फॉर्म आए हुए, डरने की कोई जरूरत नहीं है। 4 पॉइंट और जो 30 लाख है वो सिर्फ बाजार में मुनाफा दे रहे हैं, न खुद कोई रणनीति है, न अच्छी चीज़ों के प्रति उनकी समझ है, क्योंकि वो वही चीज़ें सुननी चाहते हैं जो मसालेदार होती है या जिनमें फेम होता है, वही चीज़ें सुनना चाहते हैं, तो उनको सुनने दें। तो संविधान में आपको क्या करना है, ये चैप्टर है ये आपको पढ़ना है। इसके अलावा इसमें क्या है, कोई भी नोट्स देख लो, इतना ही चैप्टर है। बाकी जैसे जो IR है, इसमें भी विदेश नीति, पड़ोस देशों के साथ संबंध फर्स्ट पेपर में पढ़ोगे आप,
और जो संगठन है यूएनओ है, G20 है, G7 है, ब्रिक्स है, इनको क्या करना, आप कोई भी नोट्स से देख सकते हो, जिससे आपको क्या है कि आसानी से समझ में आएगा। ज़्यादा बुक्स के चक्कर में आप फंसने की जरूरत नहीं है। तो लिमिटेड मैटर पढ़ोगे तो वहाँ आप अच्छे कर सकते हो। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने 4 सब्जेक्ट के बारे में बात की कि इन 4 सब्जेक्टों को आप कैसे कर सकते हो। और ये 4 सब्जेक्ट बड़े सब्जेक्ट, अक्सर इनमें दिक्कत आती है कि सिलेबस रिवाइज नहीं हो पाता है, आसानी से नहीं पढ़ पाते हैं। तो इन 4 के बारे में अपना पहला ये मैंने पार्ट किया है। अब अपन क्या करेंगे, अगले वीडियो के अंदर जो 4 सब्जेक्ट है उनके बारे में बात करेंगे। अब इनके बारे में ये मैंने बड़ी बड़ी आपको रणनीति बता दी, बुक लिस्ट बता दी है, आप इस हिसाब से पढ़ना। आगे अपन क्या करेंगे, जब 12 तारीख के बाद लगभग 5 महीने का समय रह जाएगा, तब अपन एक वीडियो लेंगे जिसमें अपन 5 महीने के अंदर एसएसटी को कैसे तैयार कर सकते हैं, उसके बारे में कंप्लीट रणनीति बताई जाएगी। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका बढ़िया रेस्पॉन्स रहा और आप ये चाहते हो कि अपन इस एसएसटी सब्जेक्ट की या यूट्यूब को कंटिन्यू करें, तो आप सभी इसको थोड़ा सपोर्ट बनाए रखें। और रेस्पॉन्स, आप सब सामाजिक विज्ञान से तैयारी कर रहे हो तो आपको पता है कि मांग और पूर्ति इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, और अर्थशास्त्र जो राजनीति में भी एक सिद्धांत आता है कि कोई दबाव आएगा तो वो मांग बन के और फिर उसको प्रशासन के पास जाएगी। तो अगर आपकी मांग रही, तो आप अगर आपका अच्छा रेस्पॉन्स रहा तो हम आगे भी बातें करते रहेंगे। और एसएसटी के बारे में, ये फर्स्ट पार्ट के बारे में चर्चा थी। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।